तो जो रिसेप्शनिस्ट थी ना मेरा रेज्यूमे ली, तब एक सर थे राम तिवारी सर, उनकी कोचिंग थी। तो ये है कि जब हमारे हाथ में वो चीज़ें हैं कि आप जो करने आए थे हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर नहीं हो रहा है इंसान को सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि जैसे अगर आपके पास फैन है तो हम सोचते हैं कि एसी नहीं है, तो आप ये भी सोचो कि जिसके पास फैन नहीं वो कैसे गुजारा कर। पहले ही दिन से हमने मतलब एक परसेंटेज पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब आप जिस चीज़ के लिए आए हो वो ध्यान रखो, कभी कभी होता है ना हम भूल जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर अल्पाइन क्लासेस पर, जहां पर आप हमारे इंटरव्यू की सीरीज में आ चुके हैं और हमने पिछले 2-3 इंटरव्यूज आपके सामने रखे हैं। आज एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहूँगा, एक ऐसे इंसान से रूबरू कराऊंगा जो इंसान 2014 से कोचिंग के फील्ड में है और काफ़ी कुछ कर चुका है, जिसके काफ़ी चर्चे हैं। यहाँ तक कि BHU के काफ़ी छात्र उनके हैं जो कि उनके अंडर पढ़े हुए हैं और उन्होंने क्वालिफाई किया है। और आज भी BHU में अगर वो इंसान जाता है तो उससे बहुत सारे लोग आज भी मिलते हैं, एक भीड़ सी जमा हो जाती है। तो उस इंसान को आपके सामने मैं लाना चाहूंगा। नाम है प्रभु नारायण सिंह। स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में। और हम आज कुछ बच्चों के सवाल हैं, कुछ हमारे सवाल हैं और आपकी जर्नी को हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों के सामने ले आएँ, जिससे लोग मोटिवेटेड हो और वो फील कर सके कि किस तरीके से आपने कितनी मेहनत के साथ में ये सारी चीज़ों को किया है। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा कि आप यहाँ पर आए अपना कीमती वक्त देने, और हमारे दर्शकों के लिए, हमारे लोगों के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे। तो सबसे पहला तो सवाल सर, आप अपने बारे में कुछ हमको बताइए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हिम्मत करके इंटरव्यू लेने के लिए कोशिश की आप, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैंने इंटरव्यू लिया। आज पहला मौका है कि जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। ऐसे इनफॉर्मली तो बहुत हुए इंटरव्यू, लेकिन ये फॉर्मली तरीके से आज पहला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगा कि सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक अच्छे सच्चे तरीके से बताऊँ। तो आपका जो भी क्वेश्चन है बच्चों का या फिर आपका, उसको स्टार्ट करें। मेरे दर्शकों को ज़्यादातर जानने का मौका ये होना चाहिए, या फिर उनका जो इच्छा होगी ये होगा कि सर स्टार्टिंग बताइए, आप कहाँ से स्टार्ट किए, किस ईयर से, और कौन से आपने स्टडी में क्या किया, वो सारी चीज़ें स्टार्ट करनी है हम लोग। देखिए, बात है कि 2013 के जून में जब हम 12th पास आउट किए तो एग्ज़ाम दिए BHU का, और बात ये थी कि अगर BHU निकलता तो ठीक है, नहीं निकलता तो मेरे पास एक बैकअप प्लान था कि ना जो हमारे गांव साइड में कॉलेज है वहाँ पे एडमिशन लेते। बट ये था कि अगली बार भी तैयारी करके फिर से एडमिशन हम लेते BHU में। बट बाय डिफ़ॉल्ट मेरा एडमिशन हो गया, ऑन एन एवरेज ही पढ़ने में थे तो मेरा एडमिशन पहली बार में ही हो गया। और बात ये थी कि मैं सोचता था कि मैं BHU जाऊंगा और घूमूंगा, बिकॉज क्लास 11th में जब हम थे तो सर ने बोला था कि आप लोगों को BHU को फॉर्म डालना चाहिए जब 12th में जाना जी। तो मेरे मन में बड़ा क्यूरियोसिटी था कि सर BHU में, मैं सर से जब क्लास के बाद में मिला तो बोले सर हम BHU में हम लोग कैसे फॉर्म डाल सकते हैं, वो तो वहाँ तो हॉस्पिटल है ना। अच्छा। अभी तक हम क्या सुने थे कि BHU में भर्ती है, मतलब हॉस्पिटल है। तो बोले नहीं बेटा, मतलब हॉस्पिटल के साथ साथ वहाँ पे यूनिवर्सिटी है अलग अलग सब्जेक्ट के। तब BHU में एक क्यूरियोसिटी हुआ कि नहीं हमको जाना है। और वहाँ पे हमारे जो सीनियर 12th क्लास में उन्होंने पेपर दिया था, तो वह जो पेपर था मैं उनसे मांगा और आइडिया लग गया कि हाँ कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से मैंने अपना एक नोट्स स्टार्ट कर दिया 11th क्लास में जब था, तो कि 12th के बाद हमको जो पेपर देना है, तो उस तरीके से मैंने वो जर्नी अपना शुरू कर दिया कि कैसे हमको जाना है। तो GK GS के लिए क्वेश्चन वगैरह बनाना, उसमें जैसे 30 क्वेश्चन GK GS हुआ करता था जी। फिर मेरा एडमिशन यहाँ पे हुआ 2013 में। अच्छा। एडमिशन के बाद फिर मैं घर से मिडल फैमिली थी, मिडल से भी लोअर ही थी, तो कोचिंग पढ़ाने का सिलसिला क्लास 11th में जब थे तो मैं 10th वालों को एज ए इनफॉर्मली तरीके से क्वेश्चन बताना, 12th में थे तो 11th में, 12th में अपने दोस्तों को भी कुछ बताते। तो वहाँ पे दोस्त लोग बोले कि आपके अंदर एक मतलब कैपेसिटी है कि आप चीज़ों को बता अच्छा लेते हैं, तो थोड़ा मोटिवेशन है कि चलो ठीक है हम टीचिंग लाइन में जा सकते हैं जी। तो यहाँ पे आए तो वहाँ पे मेरी फ़ीस थी 35 रुपये 12th क्लास की पर मंथ। हाँ, यहाँ पे एक बच्चे को होम ट्यूशन पढ़ाने का 2000 मिल रहा था, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि जो 35 रुपया महीने का फीस देने में दिक्कत है, यहाँ पे 2000 एक बच्चे को पढ़ा के मिल रहा है, तो मोटिवेशन के लिए अब हम पढ़ा सकते हैं। तो जब कोचिंग में जाते थे तो जल्दी मिलते नहीं थे क्योंकि फ्रेशर थे और मेरा एज भी कम था, लगभग 17-18 साल था। तो और मैं थोड़ा सा दिखने में भी बहुत छोटा लगता था उसमें, तो लोग बड़ा वो लगता है कि आपके एज के तो बच्चे, आप कैसे डील करोगे सारी चीज़ें। तो बट ये थी कि मैं जो चीज़ें पढ़ाता था बच्चों को थोड़ा समझ में आ जाता था। फिर स्टार्ट हुआ कि मैं जब सेकेंड ईयर में गया तब जाके फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को ऐसे इनफॉर्मली तरीके से रूम पे पढ़ाते थे। फिर जब थोड़ा सा और बढ़ा कारवां तो जो मकान मालिक तो बोलने लगे कि सर आप यहाँ पे बच्चों को मत बुलाया करिए, थोड़ा दिक्कत होता है ना, डिस्टर्बेंस होता है और लोग जो रहते हैं। तब एक सर थे
राम तिवारी सर, उनकी कोचिंग थी सृजन क्लासेस। उसमें हम आए और हम सर से बात किए कि सर हम कोचिंग पढ़ाना चाहते हैं, कुछ हमारे बच्चे हैं। अच्छा। तो उनको भी अच्छा लगा कि भाई बच्चे लेकर आ रहा है टीचर, तो ठीक है कि बोले कि ठीक है चलिए स्टार्ट करिए, जो भी इनकम होगा 50% आप रख लीजिए, 50% हम। तो मतलब पहले ही दिन से हमने मतलब एक परसेंटेज पे काम करना स्टार्ट कर दिया और फिर धीरे धीरे चीज़ें चलती रही। अच्छा, जैसा सर ने बताया कि इनकी जर्नी स्टार्ट हुई 2013 से और काफ़ी कुछ इन्होंने किया, मतलब अपने जब सेकेंड ईयर में थे बीकॉम में तभी इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो आप सोचिए 2000 फर्स्ट ईयर सही, लेकिन मिला नहीं। अच्छा मतलब काफ़ी जुझारू इंसान रहे, स्टार्ट से ही काफ़ी कुछ करना चाहते थे ये। ठीक है, जैसा मुझे समझाना सर कि आप स्टार्टिंग से बहुत मेहनती रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों को पाने की कोशिश करते रहे हैं। देखिए मेहनती तो हर इंसान होता है, चाहे वो पैसे से उसके पास हो या ना हो, मेहनती हर कोई होता है। लेकिन मोटिवेशन लोग बोलते हैं कि जैसे हम किसी की बातें सुनते हैं तो अच्छा लगता है, तो मेरा ये मानना होता है कि जो सेल्फ मोटिवेशन होता है ना, वो सबसे कारगर होती है। कि आप जो बैकग्राउंड से आए हो, जैसे हम लोग जो बैकग्राउंड था कि एक ही घर रहता था, पानी बरसता था तो उसमें हम लोग उसको निकालते थे, तो उसमें भी हम ये देखते थे ना कि इससे भी बुरा हालत किसी का है। जैसे आप देखते हो रोड वगैरह पे लोग रहते हैं, एक टाइम खाए एक टाइम नहीं खाए। तो इंसान को सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि जैसे अगर आपके पास फैन है तो हम सोचते हैं कि एसी नहीं है, तो आप ये भी सोचो कि जिसके पास फैन नहीं वो कैसे गुजारा कर रहा होगा। जी। तो इस तरीके से और बहुत सारे हमारे जो आइडियल रहे, विवेकानंद जी और अब्दुल कलाम, तो इनकी सबकी कहानियाँ पढ़ने से हमें बहुत मोटिवेशन मिला कि हमारा तो कुछ भी वजूद नहीं है इन सब के आगे, इनका जो स्ट्रगल है। और बहुत ऐसे सारे लोग हैं जो बिना पैर के ओलंपिक में दौड़ जाते थे। तो ये सब स्ट्रगल हमको बड़ा मतलब अच्छा लगता था कि इनसे बेटर तो हम हैं। जब वो इतना बड़ा कर सकते हैं तो हम तो कहीं ना कहीं इनसे बहुत बेटर हैं, तो हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसा आपने बताया कि आप बीएचयू से बीकॉम और एमकॉम हुआ है आपका, तो वहाँ पर सबसे सपोर्टिव टीचर्स जो रहे आपके या फिर जिन्होंने गाइड किया आपको कि आपको और आगे बढ़ना चाहिए, जैसे कुछ होता है मिडिल क्लास में होता है कि सर कि एक लेवल के बाद लगता है कि नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, फिर घर की जिम्मेदारियाँ, फिर फैमिली, कुछ इधर उधर की बातें, तो इस तरीके से दबाव बनता है, तो उसको कैसे आपने प्रेशर को कैसे हैंडल किया सर? देखिए इंसान तो आता है, जब स्टार्टिंग में आता है तो जैसा जैसा उसका एज होता है उसके हिसाब से उसका एम बढ़ता जाता है। जैसे हम बचपन में रहते थे, होता है कि हमारे पास साइकिल होता है ना कि साइकिल की दुकान हमारी होनी चाहिए, है ना। जब उसका थोड़ा और बढ़ता है तो उसको लगता है कि स्प्लेंडर मतलब गाड़ी वगैरह होना चाहिए। लेकिन जब और बढ़ता है, जब उसको एक्चुअल में सही मायने में जब वो क्लास 10th या 11th में जाता है तब उसको समझ होता है कि एक्चुअल में क्या करना है। तो हमारा जो बैकग्राउंड था ना, तो वहाँ पे हालांकि 2012 से बीएचयू का फॉर्म ऑनलाइन हो गया था, तो ये एक अच्छा पॉइंट था। अदरवाइज पहले लोग आते थे, फॉर्म लिए जाते थे यहाँ पे, तो शायद वो पोजीशन होता तो नहीं भर पाते हम फॉर्म। ऑनलाइन था तो फॉर्म भर दिया गया और एडमिशन भी हो गया। तो बात ये है कि आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कौन सपोर्टिव टीचर थे, तो देखिए टीचर, हर टीचर अच्छा होता है। कौन से टीचर से आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठ जाती है वो बात होती है। टीचर हर अच्छा होता है। जैसे होता है कि बच्चों का होता है कि बच्चे कुछ को चूज करते हैं, तो आपके साथ में भी कुछ ऐसा ही होगा कि ट्यूनिंग आपकी किसी साथ रही? देखिए मेरा ट्यूनिंग लगभग टीचर से ठीक ठाक रहा। रीज़न ये था कि मैं बड़ा सीधा था और हाँ, तो इस वजह से टीचर, और बात ये थी कि थोड़ा हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से थे, तो हमको तो एक महीने में चीज़ें जो पढ़ाते थे टीचर सारा इंग्लिश में नोट डाउन कराना। आपको एक हम कहानी बता दें कि सर बोलते थे ना कि एक साउथ के टीचर थे मोहंती सर, जो जान रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में मोहंती सर है। तो हम लोग अकाउंट पढ़ा रहे थे तो वो बोलते थे यू आर गेटिंग माई पॉइंट, थोड़ा सा ओडिशा टाइप के थे, तो यू आर गेटिंग माई पॉइंट वैल्यू। तो मैं मतलब ये समझने में एक महीना लग गया, नहीं बोल क्या रहे हैं, ठीक है। तो मेरा दोस्त बताया कि और गेटिंग मतलब कि आप हमको समझ पा रहे हो, क्योंकि वो लोग यस सर बोलते थे, हमें लगता है ठीक है। तो ये सब चीज़ें रही। फिर बात ये हुआ कि जब मैं दोस्तों के साथ रहा तो वो बोले कि देखो अगर तुम हिंदी करोगे ना तो कभी नहीं सुधर पाओगे। तुम डायरेक्ट एग्जाम इंग्लिश में दो, एक सेमेस्टर तुम्हारा खराब होगा, उसके बाद हमेशा सुधर जाएगा। और आपको बता दें कि मैं पहला सेमेस्टर हिंदी में दिया था, उसके बाद सारे पेपर इंग्लिश में देना स्टार्ट किया और एक दो पेपर के बाद एकदम अच्छा हो गया। और बाद में फिर बहुत अच्छा हमको हेल्प मिला जब हम सीए के जर्नी में आए, उसका अलग है, तो और इंग्लिश मेरा इंप्रूवमेंट हुआ और कुछ क्लासेस हमने ज्वाइन किए तो अच्छा हो गया। तो अभी सीए की जर्नी में हम लोग चलेंगे आगे। उसके पहले एक सवाल कि लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं बना? आज के जो बच्चे हैं वो बच्चे कितना परेशान होते हैं कि सर हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आता है, फिर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं बोल नहीं पाता हूँ। कुछ बच्चे समझ लेते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं। तो कभी ऐसा आपको फील हुआ या फिर कभी ऐसा लगा कि नहीं कहीं लैंग्वेज कहीं मेरा बैरियर तो ना बन जाएगा कैरियर में मेरे? देखिए स्टार्टिंग में तो लगता था कि काश हम भी सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड मतलब इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते तो अच्छा रहता है यहाँ पे सारी चीज़ें। लेकिन आपको बता दें थर्ड ईयर आते आते ना सब इक्वल हो गया।
अच्छा। मेरे मतलब जो दोस्त हैं उनको बुरा ना लगे कि नहीं ऐसा क्या बोल रहे हैं। बात ये थी कि मतलब वो लोग सीबीएसई बोर्ड से थे, आईसीएसई बोर्ड थे, लेकिन थर्ड ईयर आते आते मतलब मैं उनको समझा रहा हूँ एग्जाम के एक दिन पहले कि देखो ये चीज़ें है ना, तो हमें बड़ा ट्रांसफॉर्म लगा कि मतलब इंसान अगर मेहनत करे तो चीज़ें हो सकती हैं। तो बैरियर देखिए शुरू में तो होता है, देखो उसको डिनाई नहीं कर सकते कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो इंग्लिश में कन्वर्ट होने में बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि हम सारी चीज़ें हिंदी में सोच रहे होते हैं जी। तो दिक्कत होता है। लेकिन आप धीरे धीरे अगर करते हो ना, प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे प्रीवियस के जो पेपर होते हैं उसको मैं असाइनमेंट करता था, साथ में 2-2 3-3 बार उसको रफ पे लिखता रहता था, तो लिखने की हैबिट हो जाती थी। आप हेडिंग लिखो, डायग्राम बनाओ, फिर बहुत सारे पेज भर जाते थे तो काम हो जाता था। तो जैसा सर ने बताया कि लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, लेकिन अगर आप मेहनत ना करो तो मतलब अगर आप प्रैक्टिस करते हो, चीज़ों को सीखते रहते हो, तो लैंग्वेज बैरियर आपका नहीं होगा। तो जो भी बच्चे मेरे जो यूपी बोर्ड से हैं, जो भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं लैंग्वेज यूपी अपनी, बोर्ड से या फिर जो सीबीएसई CBSE बोर्ड से, भी है, जिनको- जी, जिनका जी। थोड़ा वीक है तो घबराना नहीं है, आप मेहनत करके कर लोगे। हाँ। अच्छा सर, इसके बाद आता है कि सर अच्छा आपने एक मैं यहाँ पे रुकना चाहूँगा कि हिंदी मीडियम से होने का तो मुझे पहले बड़ा मतलब दुख होता था, लेकिन बाद में बड़ा फक्र हुआ। उसका रीज़न ये है ना कि मैं जो भी बच्चा होता उसको किसी भी तरीके से समझा लेता था। ये टीचिंग में हमें बड़ा हेल्प किया, क्योंकि जब मेरा इंग्लिश अच्छा हो गया तो सारी चीज़ें मैं पढ़ाने लगा। तो होता नहीं कि कोई बच्चा कि सर इसका हिंदी क्या हो, तो उसको तो हमको ऑलरेडी पहले से पता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छी हो गई बच्चों को समझाने में, क्योंकि बच्चे जब ग्रेजुएशन में आते हैं तो बाहर बैकग्राउंड से आते हैं, है ना, तो उनको समझाने में हम दोनों बच्चों को बहुत ईजिली समझा सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा हो गया। तो देखिए जैसा सर कह रहे हैं कि अगर आपने पीछे कुछ भी आपकी कमजोरी रही है और आप आज मेहनत करते हो, रिलेट करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको यूज करती है, आपको और ज़्यादा अपग्रेड कर देती है और आपको चीज़ें समझाने में बहुत ज़्यादा सरल हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हमारी कुछ इनकी एजुकेशनल जर्नी रही जो अभी BCom M तक हुई, M.Com तक हुई है। फिर उसके बाद आता है कि सर आप CA आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया था, तो CA की जर्नी में क्या रहा, क्योंकि वहाँ पे तो सब चीज़ें इंग्लिश में, वहाँ के लेक्चर्स भी इंग्लिश में है, एंड साथ में वहाँ के जो टीचर्स हैं हाई क्वालिटीज़ हैं, और प्लस उसकी फ़ीस है, वो सारी चीज़ आपने कैसे मैनेज की सर? देखिए CA के पहले एक आपने क्वेश्चन पूछा था, उसका मैं जवाब नहीं दे पाया था, फिर बताता हूँ कि कौन से टीचर से ट्रेनिंग अच्छी थी। तो देखिए BHU में मैंने बताया कि सभी टीचर अच्छे हैं, लेकिन 2-3 टीचर जो कि हमको अच्छे से गाइड किए। जैसे पहला OP राय सर थे, जो कि हम लोग BCom सेकेंड ईयर में जब हम गए असाइनमेंट लेके, तो मतलब वो असाइनमेंट को भी इतने अच्छे तरीके से देख रहे थे, बेटा यहाँ पे कॉमा नहीं है तुम्हारा, मतलब इस लेवल पे, यहाँ पे फुल स्टॉप तुम नहीं लगाए हो, है ना, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि मतलब ये बंदा इतना मतलब इनके ऊपर काम है। वो प्रो वाइस चांसलर होने वाले थे जस्ट साउथ बिहार के, हम लोग को ही एक सेमेस्टर पढ़ा, उसके बाद वहाँ पे चले गए थे 3 साल के लिए। तो हमें लगा कि इस लेवल पे मतलब जो 60 साल के ऊपर है और इस लेवल पे चीज़ों को चेक कर रहा है, तो इस वजह से मेरा मतलब होता है ना, ग्रामेटिकल चीज़ें भी मैंने बहुत अच्छे से ध्यान देने लगा। और फिर LBJ लाल बाबू जायसवाल सर थे और चिन्मय सर थे, है ना, ऐसे बहुत सारे टीचर थे जो कि बहुत मतलब जो भी टीचर मिले अच्छे मिले। मैं उनसे जब भी प्रॉब्लम होता था बात करता था, और मैं कोचिंग सेक्टर में था, पढ़ाता था, तो पढ़ाने से मेरा जो प्रेजेंटेशन स्किल है ना वो बहुत अच्छा हो गया। जैसे आपको पता होगा कि BCom M.Com में प्रेजेंटेशन है, तो मैं ऑलरेडी बच्चों को पढ़ाता था, तो हमें प्रेजेंटेशन देने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो और कम्युनिकेशन स्किल अपने आप डेवलप हो गया। मैं इवन कि ऐसे करके लड़कियां इधर बैठे इधर लड़के बैठे, तो मैं लड़के की तरफ देखता था, इस टाइप का था लड़का। लेकिन बाद में फिर चीज़ें ये पढ़ाने से मेरा सब कुछ अच्छा हो गया। और CA की जर्नी एक्चुअली मैं जब 12th में था तभी CA के बारे में ये था कि मैं CA करूँगा आफ्टर 12th ही। लेकिन ये था कि मैं जब ग्रेजुएशन में आया तो लोगों ने होता नहीं कि सजेशन भी देते हैं कि आपने ये चीज़ें करो। फिर पता चला कि अच्छा JRF अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको 35,000 रुपये मिलेंगे, PhD करोगे। मैं उसकी तरफ चला गया कि मतलब 35,000 रुपये मिलेंगे, वो भी 5 साल तक। तो मेरा CA खत्म कि नहीं, अब हमको JRF करके PhD करना है। अच्छा BCom फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब 12th में थे तो CA, फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब थे तो मतलब JRF। फिर जितने सारे PhD स्कॉलर थे उन्होंने बताया कि देखो अगर CA आप कर लेते हो तो आफ्टर CA कोई बैठा नहीं है, लेकिन आफ्टर PhD लोग अगर नहीं सही सीखे तो बैठे भी हैं। तो द्वंद्व हो गया कि अब क्या करें। तो मैं मतलब 1 महीने तक लगभग ऐसे था कि करें कि ना करें। तो एक सर थे, उन्होंने बोला कि तुम स्टार्ट करो, देखो नहीं भी पूरा करोगे ना तुमको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो मैंने रजिस्ट्रेशन सेकेंड ईयर के लास्ट मतलब जब 3rd ईयर में गए, अच्छा 3rd ईयर में जब गए तो मेरे दोस्त लोग बोले कि तुम 1 साल और रुक जाओ, डायरेक्ट एंट्री में ले लेना। अच्छा। लेकिन मेरे अंदर ये था ना कि अभी भी मेरा है कि जुनून है कि CA के बाद भी मैं टीचर ही रहूँगा। सॉरी सर, एक स्टेप आप बोले डायरेक्ट एंट्री, मतलब बच्चे कैसा डायरेक्ट एंट्री मतलब कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है, आपका 55% है, तो आप CA का पहला स्टेप नहीं दोगे फाउंडेशन।
अच्छा, मतलब बीकॉम अगर बच्चों हाँ का- बीकॉम अगर 55% है तो अगर साइंस वगैरह दूसरा बैकग्राउंड है तो 60% अगर रहेगा तो आप फाउंडेशन नहीं दोगे, सीधे इंटरमीडिएट में जाओगे। 3 स्टेज होता है सीए का, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। तो आप सीधे इंटरमीडिएट में चले जाओ। हमारे समय में उसमें आईपीसीसी बोला जाता था, मतलब सीपीटी, आईपीसीसी, फाइनल। अब उसी का नाम चेंज हो गया है फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। चलिए बढ़िया हुआ कि हाँ। बच्चों के लिए काफ़ी अपनी इन्फॉर्मेशन देती है। जी, जी, आगे सर। सर आप कंटिन्यू करिए। तो थर्ड ईयर में जब गए तो सब मेरे जो साथ के लोग थे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सीपीटी वगैरह निकाल के वो लोग इंटरमीडिएट का एग्जाम भी लगभग क्वालिफाई करके लास्ट स्टेज में आ गए थे फाइनल का, कि बस वही जैसे ही थर्ड ईयर खत्म होगा ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो लोग सजेशन दिए कि प्रभु तुम डायरेक्ट एंट्री में लेना, तुम्हारा अच्छा रहेगा, 3 साल के बाद फाइनल एग्जाम दोगे। तो मेरे अंदर ये थी ना कि अगर हम शुरू से पढ़ेंगे ना, कभी टीचर बनेंगे तो हमको चीज़ें आएगी। अगर हम किए ही नहीं रहेंगे ना तो हम बताएंगे कैसे। तो मैं मतलब सीपीटी इसलिए रजिस्ट्रेशन करा लिया कि मैं हमको नॉलेज हो जाएगा। और सही बात में फिर पढ़ने का नज़रिया चेंज हो गया कि किस तरीके से मैं जैसे 1 घंटा 2 घंटा पढ़ा तो लगता है बहुत पढ़ लिया, लेकिन सीए में 3-3 घंटे की क्लास होती थी। 9 घंटा क्लास करने के बाद फिर आप यहाँ के भी क्लासेस कर रहे हो, ठीक है ना, और फिर उसका जो कोर्स आप परचेज की वो भी कर रहे हो, या फिर यूट्यूब से ही देख रहे हो। तो बहुत सारे मैंने कोर्स जैसे यूट्यूब से भी देखा था, फिर कुछ मैंने कोई दोस्त कोर्स परचेज किया तो उसका जैसे 2 व्यूज होते थे, 1 व्यूज देख लिया तो 1 व्यूज मैं देख लेता था, तो ऐसे होता था। तो जैसा सर का स्ट्रगल आप सुन रहे हैं कि सीए में उन्होंने क्या क्या किया। साथ में सर ये आता है कि आपने एजुकेशन किया, लेकिन अभी सर धीरेन्द्र महिला में आप पढ़ाते हैं, वहाँ पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे हैं, पोस्ट पे वहाँ पर हैं। तो वो कैसे है, वो अप्रोच कैसे हुआ कि आप धीरेन्द्र महिला में चले गए और फिर वो सब चीज़ें? देखिए बात यह है कि पढ़ाने का मैंने बताया कि हमेशा से रहा है अच्छा। तो कोचिंग वगैरह पढ़ाते थे ना, तो मतलब रिकग्निशन तो मिलता था। जो बच्चा पढ़ता था बोलता नहीं ठीक सर आपका जो पढ़ा रहे हैं लगभग ठीक है, हम लोगों को समझ में आ जाती है। और कुछ बच्चे बीएचयू भी क्वालिफाई करने लगे थे तब तक, तो अच्छा रहता था। तो बात हुआ कि कुछ लोग बोले कि यार देखो कॉलेज या स्कूल में पढ़ाओगे ना तो एक अलग रेपुटेशन मिलेगा। तो हमें लगा कि अच्छी बात है। तो मैं ऐसे ही 2018 जब एमकॉम पास आउट किया, बोले कि पीजी, मतलब जब मैं एमकॉम कर रहा था तभी बहुत सारे कॉलेज में रेज्यूमे मेरा था ना, 35-40 रेज्यूमे जीरोस करा लेता था। जहाँ जाता उस रास्ते में कोचिंग कॉलेज जो भी मिलता था दे देता 40 रेज्यूमे? हाँ, अब हमेशा लिखे रहता था, दे देता था। अच्छा, उसका 1 साल के बाद रिस्पॉन्स है, आपको भी सीखने वाली बात है कि उसका देखिए तुरंत रिस्पॉन्स नहीं होता है। होता क्या है ना, कोचिंग वगैरह जैसे हम लोग को भी अब एक्सपीरियंस हो गया है कि कोई भी आता है तो रेज्यूमे हम लोग रख लेते हैं, जब कभी रिक्वायरमेंट आता है उनको कॉल करते हैं। तो मैं जब 2017-18 में दिया, उसका रिस्पॉन्स 1 साल बाद हमको हर जगह से फिर कॉल आने लगे कि सर आइए, है ना। तो इंटर वगैरह में उसमें तो नहीं मिला, लेकिन जब 18 के बाद फिर मैं रेज्यूमे लेके गया था ऐसे धीरेन्द्र महिला में, लोअर वगैरह पहन गया था। अच्छा, लोअर पे पहुंच गया कॉलेज में? मतलब ये होता है ना कि भाई गए हो अपना उधर ही रहते थे, तो हमको लगा अच्छा ठीक है भाई, बीएचयू के भी है लोग तो हाँ मूडी में चले जाते हैं, है ना, हाफ पैंट पहन के। तो भाई अब जो बच्चे हैं वो समझ रहे हो क्या बात हम कर रहे हैं। हाँ, तो उतना नहीं ना होता है कि हाँ ठीक है चलो है, ये नहीं ना था कि जाके पढ़ाना है, ये था कि रेज्यूमे ही देके चले आना है। ऐसे रिसेप्शनिस्ट, तो जो रिसेप्शनिस्ट थी ना मेरा रेज्यूमे ली ऐसे फेंक दी। रीज़न क्या था ना, वो बोले कि आप नेट है, हम बोले नहीं नेट नहीं है। और आप समझ रहे जैसे अगर आप प्रोफेशनल है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल तरीके से जाए तो कोई नहीं बिलीव करेगा ना, आप पढ़े वो बताओगे तब जानेगा ना। तो बोला अच्छा पढ़ाएगा कौन पहले, बोले हम ही पढ़ाएंगे। तो उन्होंने बोले कि नहीं सर नेट चाहिए होता है, और प्लस हमको डाउट है कि पढ़ा पाएंगे कि नहीं। तो फिर मैं नेट कभी देता नहीं, क्योंकि मैं सीए में आ गया था। एमकॉम इसलिए दे दिया कि एमकॉम मेरा जब सीपीटी मेरा 2 बार में हुआ था, पहला बार नहीं हुआ, दूसरी बार में हुआ। तो जून मतलब दिसंबर जब थर्ड ईयर में थे तो दिए नहीं हुआ, तो जून में जब गए थर्ड ईयर में तब हो गया। तो उसी समय मेरा एमकॉम भी फिर जुलाई में था, ठीक है, जुलाई में एडमिशन एमकॉम में भी ले लिया, उसका जुलाई में रिजल्ट भी आता है सीपीटी का, वो भी हो गया। और डीयू का हंसराज कॉलेज भी काउंसलिंग मतलब कराया था, बट एडमिशन यहाँ पे हो गया था। कोचिंग भी मैंने यहाँ पे, आप कह रहे हैं डीयू में भी आपका हो गया था? हाँ, हंसराज कॉलेज जो है। तो कैसे सर इतना कुछ एक साथ कुछ का मतलब कि एग्जाम देखिए, जैसे थर्ड ईयर में जो बच्चे फॉर्म भरते हैं हो ही जाता है कहीं ना कहीं। आप देखिए इन्वायरमेंट बीएचयू में आने के बाद एक होता है ना कि आपको चीज़ें पता हो जाती है ना क्या पढ़ना है सही से। तो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट होता है ना कि आप 10 ही दिन पढ़ो लेकिन सही होता है। जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि लास्ट के एमकॉम के 15-20 दिन का पढ़ के जेआरएफ निकाल लिए। तो ऐसा नहीं कि वो 15 दिन पढ़े तभी, वो उनका बैकग्राउंड जो चीज़ें पढ़े होते हैं उसी लेवल का पढ़े होते हैं। जैसे बीएचयू का बताया जाता है कि रिसर्च के सेक्टर में अच्छा होता है, मतलब सिलेबस इस तरीके से बनाई गई होती है। देखो आपको एक बुक में कोई भी चीज़ें नहीं मिलती है, आपको खोजना पड़ता है, तो पहले से ही सर्च करने का आपको आदत लगा दिया जाता है। बीएचयू में तो हाँ ये चीज़ है, एक जगह पर आपको सारी हाँ, तो वो होता है ना कि आपकी चीज़ आप एक चीज़ सर्च करने जाओगे तो उसी बने 2-4 और पढ़ लोगे। तो ये अच्छा है बीएचयू का सिलेबस।
तो जैसा सर ने बताया इनका धीरेन्द्र महिला का जर्नी, उसके बाद फिर ये चीज़ें। हाँ, तो धीरेन्द्र महिला का आपको बता दें कि वो नेट वहाँ पे था कि अच्छा नेट का इतना बड़ा रोल है कि हम एमकॉम करके हम पढ़ा, मतलब उस समय मैं एमकॉम वाले बच्चों को भी पढ़ाता था कोचिंग में अपने, है ना, और बीकॉम वाले बच्चों को भी सारी चीज़ें, और ये था ना कि बस पढ़ाना है, कोई भी सब्जेक्ट है कॉमर्स में पढ़ाता था। जैसे आपको एमकॉम अगर बीएचयू को पता होगा कि स्टैटिस्टिक्स बड़ा टफ होता है। इनकम टैक्स, हाँ, नहीं इनकम टैक्स मतलब ठीक है, जो एमकॉम का स्टैटिस्टिक्स है वो बच्चे उसमें फेल भी हो जाते हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें चलता था। तो नेट में पहली बार दिया, मेरा 42% है, मेरे दोस्त का हो गया, तो मेरा बड़ा वो लगा ना कि मतलब मैं 10th में भी लगभग 63% था, लेकिन कॉलेज का सेकंड टॉपर था। फिर 12th में 74% था, तो कॉमर्स में टॉप किया था, तो ऐसे करके परसेंटेज कम थी यूपी में, लेकिन टॉप था, तो मतलब पढ़ने में ठीक ठाक थे। तो मुझे सबसे पहले झटका लगा था जब मैं सीपीटी दिया, मेरा पहली बार में नहीं हुआ था, मैं लगा मेरा नहीं हुआ। तो वहाँ पे फिर उसके बाद जब नेट दिए नहीं हुआ, तो अगली बार अच्छे से पढ़ के दिए, नेट हो गया, फिर रेज्यूमे मैं लेके गया, फिर उसके बाद वहाँ पे दिया, तुरंत नहीं कॉल हुआ। हाँ, मतलब 19 का मेरा नवंबर में नेट हुआ, तो तुरंत नहीं हुआ, मैंने रेज्यूमे दे दिया। फिर 20 का मुझे कॉलिंग है, तब तो कोविड आ गया 20 के मार्च में, तो फिर वहाँ पे नहीं ज्वाइनिंग हुई। फिर 20 में भी पूरा नहीं हुआ, फिर 21 में भी, 21 के लास्ट में जाके लगभग गेस्ट लेक्चर 1 घंटे का हुआ कि वहाँ पे गए, अपना 1 घंटा पढ़ा के आते थे। चलिए बहुत अच्छी बात। उसके पहले जब वहाँ पे नहीं हुआ तो बीएनएस महिला महाविद्यालय है, तो वहाँ पे दो मतलब बीएचयू के ही टीचर रहते थे, प्रिंसिपल थे, तो वहाँ पे हमको रख लिए थे कि हाँ ठीक है बीएचयू के हैं तो आप पढ़ा लोगे, पीजी है तो भी, तो वहाँ पे मैं 1 साल पढ़ाया। ये तो सर की रही क्या कि आपने एजुकेशनल जर्नी देखी है, कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो लोग नहीं बताते हैं लोगों को, आज उसको जानने की कोशिश करते हैं। हो सकता है पूरी बातें आपको ना बताई जाए, लेकिन कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर ने बताया कि मैं मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, तो सर ऐसी कौन कौन सी मुसीबतें आपने देखी रियल लाइफ में कि जो बच्चों को भी परेशान कर सकती हैं, या फिर जो बच्चे झेल रहे हैं काफ़ी बच्चे, तो ऐसी कौन कौन सी रियल लाइफ है, अगर आप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो। देखिए बातें तो बहुत है, लेकिन इंटरव्यू में बड़ा हो जाएगा, तो मैं समरी में बता देता हूँ कि आप ये समझ लीजिए ना कि इस समय जो सबसे गरीब होगा ना, उस टाइप के हम लोग थे। मतलब ये है कि जैसे कि होता नहीं है कि आप गांव में जाओगे, अब ऐसे समझो ना कि हम लोग 3 भाई 5 बहन हैं, पिताजी अकेले थे, वो भी शराब पीते थे, कैसे चलता होगा, है ना, तो उसी से आप लगा लो। अब हम क्या बताएं ये चीज़ें, आप कहोगे कि इस समय सर आप कितना स्टैंडर्ड है, आप इस तरीके से बातें कर रहे हो, तो रियल में ये थी चीज़ें। अब जाओगे गांव में तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हम लोग किस तरीके से थे। तो अब तो भगवान की कृपा से सारी चीज़ें हो गई है। तो स्ट्रगल देखिए, मैंने वही बताया आपको ना शुरू में कि स्ट्रगल मैं ये नहीं देखता कि मेरा क्या है, मेरे से जो पूरा वो कैसे जी रहा है, उससे मैं मोटिवेट होता था। और जो आपने बताया कि स्ट्रगल, तो कोचिंग के सेक्टर में जब आया, तो जब जियो आया 2016 में, जब मैंने ऑनलाइन की टीचिंग स्टार्ट की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें प्रोफेशनली सीखने को मिला कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट बाय हार्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट करके काम करता था, लेकिन अगला पर्सन उसमें दिमाग लगाता था। तो वहाँ भी चीज़ें मुझे बड़ा हर्ट करती थी कि हाँ ऐसे हम काम कर रहे हैं। और 2-3 ऐसे चैनल थे जो कि बहुत अच्छा ग्रो किए, लेकिन यही था कि जब आप ग्रो कर रहे हो, फिर जो जिससे आप ग्रो हो रहे हो उसको नहीं ध्यान दे रहे हो, तो चीज़ें डिक्लाइन में चली ही जाती हैं। नहीं, यहाँ जो बहुत अच्छे अच्छे प्लेस पे होते हो कोचिंग, तो वो तो अलग मैटर है, ऐसे जीवन में होता रहा। तो ये नहीं कि मेरी ही वजह से हुआ, उसमें बहुत सारे लोग थे इंक्लूडिंग मी। जैसा सर ने बताया रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप समझ भी चुके होंगे। जो बच्चे बैकग्राउंड से हैं, मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास, उनको तो बहुत अच्छे से कनेक्ट किया होगा सर, और वो आपको देखकर इंस्पायर होंगे। कहीं ना कहीं उनके मन में भी आएगा अगर सर ऐसा कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। स्ट्रगल की अगर आप बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पैसा नहीं मैटर करता। देखिए मैं देखता हूँ कि जो पढ़ना चाहेगा ना वो पढ़ लेगा, जिसके पास अरबों रुपए है लेकिन देखते हो आप पढ़ाई नहीं करते, है ना, बहुत सारे पैसे हैं, वो उनको होता है, बहुत सारे गार्जियन हम मिलते हैं हम लोग कोचिंग सेक्टर में। हाँ, बिगड़ैल नहीं बोल सकते। देखिए एक आप उस सिचुएशन में अगर रहते हो ना, जैसे अब स्ट्रगल मैंने बताया ना कि सबका होता है, जो पैसे वाला हो ना हो सबका होता है। पैसे वाला है तो उसको सारी चीज़ें आराम में मिली होती है, तो उसको भी पढ़ना एक स्ट्रगल ही है। तो वो भी अगर पढ़ रहा है तो उसको भी मानिए वो पढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि उसके पास पैसे है तो उसका स्ट्रगल नहीं है, सबका स्ट्रगल है। चलिए बहुत बढ़िया। कुछ एक सवाल है जो हम लोग वन लाइनर की तरह लेंगे, फटाफट पूछ के फिर चीज़ें क्लोज करेंगे। सबसे पहले जो बच्चे हैं हमारे आजकल के, जो इतने तनाव में रहते हैं, वो तनाव इतना ज़रूरी है क्या उनके लिए? देखिए तनाव अगर है तो तनाव तब लीजिए ना कि जब आप उसको सही कर सकते, जब आपके हाथ में है ही नहीं।
कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है, यानी जैसे मान लीजिए कि मम्मी पापा का बहुत हैवी बीमारी है या फिर किसी का भी है प्रॉब्लम, ठीक है, या घर का वर्स्ट सिचुएशन चल रही है, तो आपके हाथ में नहीं है ना कि वो चीज़ें तुरंत आप सही कर दो। वो टाइम का वेट करो, आप अपनी तरफ से कोशिश करो सही, मतलब कि जो भी काम करो अच्छा, आप देखोगे सारी चीज़ें सही हो जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है कि मैं थोड़ा सा विकास विकृति सर और 2-4 लोगों को फॉलो करता हूँ, तो उन लोग को भी बातें अच्छी लगती है। तो ये कि जब हमारे हाथ में वो चीज़ें है ही नहीं तो हम किस बात का तनाव लें। तो ये चीज़ें हमें बड़ा मोटिवेट करती थी। और मेरे मम्मी का भी तबीयत मतलब हैवी, मतलब बाईपास सर्जरी का जब बोला गया था डॉक्टर को, तब मैं उसमें बड़ा सबसे पहले मतलब एक होता ना कि बड़ा परेशान रहता था कि अच्छा ये चीज़ें एक हैवी बीमारी जिसके पास अचानक से 1 लाख अगर इकट्ठा करना हो उस फैमिली के लिए तो बड़ा दिक्कत, वहाँ पे 4 लाख बाईपास सर्जरी होगा। हालांकि अभी भी भगवान की कृपा से दवा से सही चल रहा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो चीज़ें आपके हाथ में है नहीं, जैसे आप एग्ज़ाम दिए अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अब अभी आप कर सकते हो। मान लो कि 1 मिनट के लिए मानो कि डेथ हो गया आपका, तो चीज़ें ख़त्म ना। आप अगर ऐसा कदम उठा लेते हो तो डेथ होके ख़त्म हो गई, फिर क्या होगा। तो लोगों को रिवेंज करने के लिए आपने कभी चांस ही नहीं दिया। ध्यान रखिएगा, लाइफ में रिवेंज करने का मौका हमेशा मिलता है। अगर आपको किसी ने कुछ बोला है तो उसमें आप लड़िए मत, झगड़िए मत, उसको चीज़ें करके दिखा दीजिए। मतलब रिवेंज का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है सर? रिवेंज का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पेशेंस बनाइए। लोग पेशेंस नहीं बना पाते हैं अपने आप को, मतलब उस समय जैसे कुछ बोला तो उसमें हमारी औकात नहीं, फिर भी उससे लड़ जाते हैं। अच्छा। रुक जाइए आराम से, ठीक है ना। और आपको बता दें जीता जागता एग्जाम्पल कि जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो एक कहानी मैंने साथ बताया भी था कि ऐसे एक दुकान पे गए थे, ऐसे हम समोसे और लौंग तक है। अच्छा। और मैं पानी पी रहा था, लोटा नीचे गिर गया। अच्छा। वो बोला उठाओ। फिर 1 साल के बाद मैं फिर वही दुकान पे था और वो खाया, फिर लोटा गिर गया। आप कई बार जानते क्या बोले? बोले रहने दीजिए सर। अच्छा, मतलब इस बार जब आप गए तो ऐसा मतलब मैं टीचर था, उनके बच्चों को पढ़ाता था, तो होता ना कि चीज़ें चेंज हो जाती है। तो चीज़ें ये रिवेंज सबको करने का मौका मिलता है, तो चीज़ें चेंज होती है, बस पेशेंस बनाने की ज़रूरत होती है, सारी वर्स्ट चीज़ें सही हो जाती है। और बच्चों के लिए मतलब बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं सर कितना पढ़ें, मतलब 4 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कितना पढ़ना चाहिए? देखिए, पढ़ने के लिए माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई 1 घंटा भी पढ़ता है तो 10 घंटे के बराबर होता है। तो कोशिश करिए कि मन से पढ़े। जैसे हम लोग क्या होता है ना कि कोई हमारा दोस्त है या फिर घर पे है तो मम्मी पापा के सामने हम बुक को खोल के बैठे हुए हैं, या फिर है ना कि किसी का ऑनलाइन कोर्स लिए हैं तो पापा को दिखा रहे हैं कि हाँ उनका वीडियो, जैसे 2 अपना ओपन की, एक मूवी वाला एक वीडियो वाला। जब पापा आ रहे हैं तो वीडियो वाला दिखा रहे हैं, नहीं तो मूवी देख रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। तो चीटिंग करें तो आप ये देखिए ना कि लाइफ में आपको कुछ करना है, ठीक है। तो मतलब देखिए, करिए सब कुछ, ऐसा नहीं कि सब कुछ मतलब कि होता नहीं कि हाँ ये घूमे ना, ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है। आप लाइफ में इंजॉय भी करिए, लेकिन आप ये देखिए कि आप जो चीज़ करने के लिए आए हो वो काम हो रहा है कि नहीं, उसको भी थोड़ा सा रियलाइज़ करते रहिए। मतलब अपने लिए टाइम ज़रूर दीजिए। अगर कोई जो स्टार्टिंग में अगर वो पढ़ाना चाहता है, पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, तो थोड़ा ही करे। जैसे अगर वो पढ़ा भी रहा है ना तो 1-2 घंटे ही पढ़े, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि लालच आ जाती है, फिर आप अपने कैरियर से भटक जाते हो। ये तो ठीक है ना। तो ये कोशिश करिए। देखिए, फैमिली बैकग्राउंड आपका हमेशा अगर ख़राब है तो सबका ही रहता है, ठीक है। तो आप तुरंत नहीं सही कर दोगे। आप अपना जैसे मान लो कि आप उसके चक्कर में सोच रहे हो कि हम 10,000 20,000 कमा के देते हैं, ठीक है, वो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ कि शायद मैं 2-3 साल पहले सारी चीज़ें अब तक मेरी हो गई होती, जो मैंने मिस्टेक किया। तो होता नहीं कि 10-15 हज़ार कमा के देंगे तो मेरी चीज़ें सही, वो ऐसे चलता रहेगा। फिर आपको रियलाइज होगा कि मेरा 4 साल फालतू चला गया, काश 1 साल अच्छे से पढ़ के कहीं जॉब में हो गया तो आज और बेटर पोजीशन पे होते, है ना। तो मतलब आप जिस चीज़ के लिए आए हो वो ध्यान रखो। कभी कभी होता है ना, हम भूल जाते हैं कि डेली सुबह पढ़ाए शाम पढ़ाया तो जॉब किए, जो पढ़ाने वाले, जो जॉब करे जॉब वाले। कभी कभी बैठिए, रियलाइज़ करिए कि आप जो करने आए थे हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो चीज़ें सेक्रीफाइस कर दीजिए। मतलब सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा, हर चीज़ लेके नहीं चल सकते। तो सेक्रीफाइस आप करोगे 2-4 चीज़ें अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए, तब आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगा और पैसे भी कमाओगे। मतलब शॉर्ट टर्म में मनी के पीछे ना भागे लोग, तो नहीं तो फिर उनका कैरियर भी ख़राब हो जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें देखने के बाद अभी करेंट में आपने जो भी चीज़ें झेली हैं, आपने कैरियर में देखा और सारी चीज़ें रियल लाइफ बताई बच्चों को, अभी करेंट में कुछ सजेशंस जो एकदम नॉर्मल 1 पॉइंट में हो, बच्चों को फटाफट पता लग जाए कि सर ये चीज़ें करें तो ये चीज़ें सही। जैसे किस लेवल का? प्रोफेशनल लेवल पे भी, पर्सनल में भी काफ़ी बच्चे आजकल परेशान रहते हैं कि सर। देखिए, पर्सनल की अगर बात करें तो सजेशन यही कि मैंने बताना है कि पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका ख़राब समय चल रहा है तो कोई बात नहीं, कोई कुछ बोल रहा है, जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब होता है कि ये हो सकता है अगर कोई गांव के या फिर लोग देखे तो समझ जाएंगे, जैसे आपका साथी कोई है
वो पढ़ रहा है, ठीक है, उसका जॉब हो जाए, आपका ना जॉब हुआ हो गवर्नमेंट, वो ताने जो होते हैं ना अलग ही होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे देखिए अगर कोई बोल रहा है ना, वहाँ पे देखिए ना जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी आपको सजेशन देने लगेगा कि पढ़ो जॉब करो, है नहीं, अच्छा देखो उनका लड़का वो हो गया। तो आप उनको ये मत बोलिए ना, मतलब देखिए किसी को रीडली बिहेव नहीं करना है, नहीं नहीं हम देख लेंगे, हम उससे अच्छा कर लेंगे, नहीं, बोले हाँ ठीक है हम भी कर रहे हैं, बस इतना रिप्लाई करना है कि हाँ हम भी कर रहे हैं, मतलब प्यार से। एक तो पेशेंस हो गया सर, इसके आगे और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे प्रोफेशन में अगर कि आपको किसी से भी कोई भी काम करना है ना, तो कोई दोस्त भी है ना, चीज़ें क्लियर करके करें, क्योंकि बाद में बड़ा हर्ट होता है ना, कि दोस्त अगर ऐसा कर रहा है तो आप चीज़ें बस करिए कि देखिए ये चीज़ें अगर फ्यूचर में जैसे मान लीजिए कि कोई बिजनेस से आप लोग स्टार्ट कर दिए, तो शुरू में क्या होता है ना कि लोग अच्छे से करते हैं, बाद में फिर और लोग इन्वॉल्व होकर उसमें सेपरेशन की बात आने लगती है। तो आप चीज़ें क्लियर कर लोगे, देखो दोस्ती हम लोग हमेशा अपना कायम रखेंगे, ये जो काम कर रहे हैं ये क्लियर कर लेते हैं, आज पैसे नहीं आ रहे कोई बात नहीं, लेकिन ये डिसाइड कर लेते हैं कि फ्यूचर में अगर आएंगे तो इस तरीके से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे कभी नहीं। और देखो सेक्रीफाइस होना चाहिए, अगर 50 लाख रुपए आया ना, आपका 10 लाख है तो आप 10 लाख लो, 40 लाख उसका है उसको दो, तो आगे आप हमेशा बढ़ोगे। अदरवाइज आप उस सोचोगे 10 लाख मेरा हो गया, 40 में 2-4 और ले लेते हैं, तो हर किसी इंसान को पता होता है कि मेरा कितना है आपका कितना है, और उसको पता है, उससे मैं बोला नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं चीज़ें जब एक बार गांठ पड़ जाती है, बताया जाता है, तो हमेशा के लिए बन जाता है। देखिए कुछ लोग तो उस चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बड़ा हर्ट करता है। तो यही है कि चीज़ें आप क्लियर करके, अगर प्रोफेशन में है तो क्लियर करके करिए, ज़्यादा ही अच्छा होता है। और कोशिश करिए कि चीज़ें अगर रिटेन कर ले तो भी ठीक है, नहीं तो मतलब ट्रस्ट देखिए होना चाहिए दोनों के ऊपर। और लाइफ में अगर ऐसा चीज़ होता है तो मानिए कि ये होता है सबके साथ, ये मान लीजिए कि सबके साथ हुआ है ना। देखते हो कि घर पे भी चाचा और पापा एक साथ रहते हैं लेकिन अलग हो जाते हैं, आपको उसमें बड़ा बुरा लगता है, लेकिन ये देखिए नेचर है, ये होना श्योर है। तो आप उसको किसी को पर्सनली दुश्मनी कभी मत लीजिए, ना कोई परमानेंट दोस्ती रहा है, ना परमानेंट दोस्ती रहा है, ना परमानेंट दुश्मनी रहा है। तो हमेशा सबसे प्यार से बात करिए, ठीक है, कोई बोल भी देता है 2-4 बातें, ठीक है रहने दो, तुम अच्छा हो। हाँ, अगर आप पेशेंस वाले हो तो कुछ बच्चे हैं नहीं, बोल के क्यों जाओगे, है ना, तो वहाँ पे थोड़ा चीज़ ये दिक्कत हो जाती है। जैसा सर ने बताया कुछ पॉइंट्स हम लोग को याद आया। एक तो सर ने बताया सेक्रीफाइस, दूसरा लोग आप पेशेंस रखिए, तीसरा टाइम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें छोड़ दीजिए और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सारी चीज़ें देख ताक के करते हैं, वो सब चीज़ें सही हो जाती हैं। और जैसा कि क्विक मनी के पीछे आजकल बच्चे भागते हैं कि तुरंत पास होने के बाद लगता है कि नहीं अब 12th पास हो गया, अब तुरंत पैसे कमाने शुरू करो, मैं अपना बिजनेस कर लूँगा तो बहुत जल्दी अमीर बन जाऊँगा। तो इन सब चीज़ों से बचिए, एक स्लो प्रोसेस में चलिए और अच्छे से चलते रहिए। जैसा कि कुछ चीज़ें अभी हिडन रह गई हैं कि सर बहुत अच्छे शायर भी रहे हैं और बहुत अच्छी एक कविताएँ कहानियाँ भी कह लेते हैं। तो इनसे एक शायरी जो मोटिवेशनल शायरी होगी उसको सुनने की हम लोग क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं इनसे। तो एक रिक्वेस्ट है कि सर आप अगर सुना दें कुछ बच्चों के लिए। देखिए आपको मैं पहली बार रिवील करा तो बहुत बार रिवील भी कर चुका, शायद आपको ना पता हो कि एक्चुअल में जो शायरी होती है ना मुझसे बनती नहीं है, किसी का बना होता है मैं पढ़ देता हूँ, बस यही होती है। जैसे मेरे पिताजी गायक रह चुके हैं बिरहा के और अभी भी हैं, तो कहने की जीन में चीज़ें तो होती है ना। तो शायरी में बस लिखा हुआ पढ़ देता हूँ, कभी याद नहीं रहता। जैसे वीडियो बनाने से पहले 2-3 शायरी मैंने रट लिया ऐसे करके, है ना। जैसे कि एक शायरी है कि ज़िंदगी बड़ी हसीन है ना, ज़िंदगी बड़ी हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, मगर इस ज़िंदगी के भीड़ में जो हमेशा चलता रहेगा वो सक्सेस ज़रूर होगा। अरे वाह, थैंक यू सर। देखिए इनसे बातें तो बहुत कुछ करना चाहते हैं हम लोग, लेकिन कुछ टाइम की पाबंदियां हैं हमारे पास में, कुछ कम समय है और आप लोग भी ज़्यादा लंबा नहीं देखना चाहोगे, तो इसी कड़ी में हो सकता है हम लोग इनके साथ और बातचीत करेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू में। तो कैसा लगा आपको, रिव्यू जरूर दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू आपके सामने लेकर के आएंगे जो रियल लाइफ से होंगे और ऐसे अच्छी अच्छी हस्तियों को लेकर के आएंगे जिससे आप मोटिवेटेड हो सको। जैसे आपने देखा कितनी अच्छी जर्नी रही है सर की, वैसे ही हम लोग कोशिश करेंगे आपके साथ बहुत सारी चीज़ लेकर के आएँ। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, जिससे हमारे भी मोटिवेशन बना रहे और हम भी मेहनत करते रहें आप सबके लिए। थैंक यू।